नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन आप सभी को स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल नागपुरी सदानी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशन विथ लर्निंग के बारे में देखेंगे, अर्थात बाल विकास की अवधारणा एवं अधिगम से इसका संबंध। यह टॉपिक जेटेट एवं सीटेट और भी अन्य टीचिंग एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो दोस्तों, बिना समय गवाए हम लोग सीधे सीधे टॉपिक पर आते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए अब आगे समझते हैं मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है कि डेवलपमेंट का अर्थ क्या है, या फिर अगर आपसे कोई पूछता है कि आप डेवलपमेंट के बारे में क्या जानते हैं, ठीक है, तो एक प्रकार से समझते हैं डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअस एंड प्रोग्रेसिव चेंजेस। ठीक है, डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअस एंड प्रोग्रेसिव चेंजेस दैट इंक्लूड बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। अर्थात विकास जो है एक निरंतर और प्रगतिशील परिवर्तन की प्रक्रिया है। मतलब एक ऐसा प्रक्रिया है जो लाइफ टाइम चलता रहता है, ठीक है, और सीक्वेंसली चलता है। तो ये क्या है? विकास एक निरंतर चलने वाली और प्रगतिशील, है ना, क्रम में सीक्वेंस में चलने वाला जो है एक प्रक्रिया है, और इसमें मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन शामिल होते हैं। अब मात्रात्मक परिवर्तन और गुणात्मक परिवर्तन का क्या मतलब है? अर्थात क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। तो पहला है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। अब यहाँ पे समझिएगा इस बात को, क्वांटिटेटिव, है ना। तो क्वांटिटेटिव करने का मतलब मात्रात्मक। इसका मतलब क्या हुआ जरा समझिएगा। जब बच्चा धीरे धीरे, मान लिया कि छोटा बच्चा जब धीरे धीरे बढ़ता है ना, तो जब बड़ा होगा तो उसके हाइट को हम मेजर कर पाएंगे, यस और नो, है ना। उसी प्रकार से वेट को मेजर कर पाएंगे। तो हाइट, वेट, ये सब मेजरेबल है, मेजर किया जा सकता है। साइज को मेजर किया जा सकता है। तो इसी प्रकार से क्वांटिटेटिव जो चीज़ होता है ना, यहाँ पे मात्रात्मक मतलब जिसको मेजर किया जा सकता है, तो उसको हम लोग मात्रात्मक कहेंगे, ठीक है। उस क्वांटिटी जिसको हम लोग माप सकते हैं, तोल सकते हैं। और गुणात्मक, कुछ ऐसे गुण, कुछ ऐसे विशेषताएं जो समय के साथ बच्चों में या किसी व्यक्ति में बदलाव होता है जिसको मापा नहीं जा सकता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? गुणात्मक कहेंगे। उसको जो है एक्सेस कर सकते हैं हम लोग अलग अलग माध्यम से, लेकिन उसको मेजर नहीं कर सकते। क्लियर हो गया बात? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। वैसे अक्सर एग्जाम में डेफिनेशंस वर्षक नहीं पूछा जाता है, लेकिन हमें रेडी रहना चाहिए। हो सकता है यहाँ से पूछ दे कि ये दिया गया डेफिनेशन किसका है, तो कुछ एक आध दो डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। बाकी जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उस पर भी हम लोग आ रहे हैं। तो डेफिनेशन, पहला डेफिनेशन है एलिजाबेथ हरलॉक का, ठीक है। तो एलिजाबेथ हरलॉक के द्वारा जो है डेफिनेशन दिया गया है कि डेवलपमेंट इज अ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस इन एन ऑर्डरली पैटर्न। तो उन्होंने कहा, एलिजाबेथ हरलॉक का जो डेफिनेशन, उनके अनुसार विकास एक क्रमबद्ध परिवर्तन की श्रृंखला है। श्रृंखला मतलब सीरीज, ठीक है। तो लाइफ टाइम जो कि ये चलते रहता है, तो बहुत प्रकार के परिवर्तन होते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पे परिवर्तन जो है का एक श्रृंखला है, या परिवर्तन का एक सीरीज है, और एक ऐसा होता है प्रोग्रेसिव होता है, एक तरह से सीक्वेंस में जो है ये, या ऑर्डर में ये परिवर्तन एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, इस प्रकार से जो है चेंजेज आते रहते हैं। उनके कहने का मतलब ये। क्लियर हो गया? अब बढ़ते हैं आगे। दूसरा है अर्नोल्ड गैसल का। तो अर्नोल्ड गैसल का जो डेफिनेशन है, उनके अनुसार क्या है कि डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ मैचुरेशन कंट्रोल्ड बाय हेरिडिटी, ठीक है। तो अर्नोल्ड गैसल का कहना है कि विकास जो है एक ऐसा प्रोसेस है, किसका? मैचुरेशन का। मैचुरेशन मतलब, कहने का मतलब है कि बच्चा या कोई भी व्यक्ति जो है वह क्या होता है, धीरे धीरे मेच्योर होता है। था जैसे एक छोटा बच्चा वो बिल्कुल एक कच्चे खिलौने की तरह, कच्चे मिट्टी की खिलौने की तरह है, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता चला जाता है तो उनमें मैच्योरिटी आती है अलग अलग कार्य को करने के लिए, सीखने के लिए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है किसका? मैचुरेशन का, जो कि धीरे धीरे समय के साथ वह व्यक्ति या वो बच्चा क्या होता है, मैच्योर होता चला जाता है। और किसके द्वारा कंट्रोल होता है? बाय हेरिडिटी, है ना, यानी कि वंशानुक्रम के अनुसार, ऐसा गैसल का कहना है। तो ये तो कुछ डेफिनेशंस था। अब यहाँ इसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और
जो दोस्त अभी तक वीडियो में आए हैं, अगर आप लाइक सब्सक्राइब नहीं किए कोई बात नहीं, आप लास्ट तक कर लेना, ठीक है। ये आपको बता दें हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है सारे क्लासेस और वीडियो नोट्स जो है फ्री ऑफ कोर्स अवेलेबल होता है। तो आप वीडियो नोट्स प्राप्त करने के लिए जो है वीडियो या थंबनेल में जो है आपको नंबर मिल जाएगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप नंबर या फिर टेलीग्राम चैनल से आप जोड़ के भी फ्री ऑफ कोर्स पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है, और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर क्या है कि मीनिंग ऑफ लर्निंग, ठीक है, अधिगम का अर्थ क्या है ना। तो लर्निंग इज अ चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस, है ना, मतलब एक्सपीरियंस के वजह से, है ना, एक्सपीरियंस के वजह से व्यवहार में जो परिवर्तन आता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अधिगम या फिर लर्निंग कहते हैं। सीधा सीधा है, क्लियर है। आगे है डेफिनेशन जो है लर्निंग का, कि लर्निंग का डेफिनेशन क्या है। तो बीएफ स्किनर का एक डेफिनेशन है कि उन्होंने क्या कहा है कि लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडेप्टेशन, ठीक है, उनके अनुसार कहा गया है कि अधिगम व्यवहार में परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, ठीक है। तो क्लियर है ये बात। आगे क्रो एंड क्रो का डेफिनेशन है, उनके अनुसार उन्होंने कहा है कि लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ हैबिट नॉलेज एंड एटीट्यूड। उन्होंने कहा है कि अधिगम जो है ज्ञान, आदतों और दृष्टिकोणों का अर्जन है, ठीक है, मतलब अगर आप ज्ञान अर्जन कर लेते हैं, हैबिट नया नया हैबिट अर्जित कर लेते हैं, या अलग अलग दृष्टिकोण जो है अर्थात एटीट्यूड्स आप अर्जन करते हैं, तो ये सारा कुछ नहीं बल्कि क्या है, लर्निंग है, ठीक है, ये क्रो एंड क्रो के अनुसार। क्लियर है। अब जो है हम लोग यहाँ तक देख रहे थे, यहाँ बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो यहाँ से नहीं पूछा जाता है नॉर्मली। ये जो टॉपिक जो है वह बीएड या फिर आपने और भी जो टीचिंग एग्जामिनेशन है उसमें थोड़ा बहुत आ सकता है, लेकिन नॉर्मली जो है एकेडमिक सेशन में पूछा जाता है। लेकिन इसके बाद जो हम लोग देखते जा रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपको जो है बहुत तरह के क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेंगे, और डेफिनेटली यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ से मेन क्वेश्चन आपको बनेगा, ठीक है, कि डेवलपमेंट का डोमेन्स क्या है, ठीक है। इससे पहले जो डेफिनेशंस वगैरह हैं वो भी आपको याद रख लेना है, वहाँ से आपको बन सकता है, इंट्रोडक्शन कुछ बताया वहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन इधर का जो पार्ट है ये काफ़ी मेजर रोल लेगा, ठीक है। तो मेजर डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का जो मुख्य क्षेत्र है वो क्या क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, डेवलपमेंट के मुख्य रूप से जो है 4 डोमेन है ना, और डोमेन कौन कौन से हैं। तो पहला हो जाएगा आपके सामने दिखाई दे रहा है फिजिकल, दूसरा है कॉग्निटिव, तीसरा है सोशल, और चौथा है इमोशनल। बात समझ में आ गया। तो ये 4 मुख्य रूप से डोमेन है, क्लियर हो गया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, शारीरिक डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक विकास, इस 4 प्रकार के विकास आपको देखने को मिलते हैं। तो ये था मेजर 4 डेवलपमेंट्स। अब जरा इसके बारे में समझते हैं कि करके। तो पहला है फिजिकल डेवलपमेंट, यानी कि शारीरिक विकास, ठीक है। शारीरिक विकास क्या है, तो सीधा सा मतलब है कि शरीर और मांसपेशियों का विकास, है ना, यानी कि बॉडी ग्रोथ एंड मोटर स्किल। हमारे बॉडी में यानी हमारे शरीर में शरीर का विकास होता है, यानी कि धीरे धीरे बॉडी का ग्रोथ होता है, हम लोग का हाइट बढ़ता है, या वजन में पर बदलाव आएगा, साइज में बदलाव आएगा। तो ये क्या है, ये फिजिकल डेवलपमेंट ही तो है। साथ ही साथ मोटर स्किल्स में परिवर्तन, मोटर स्किल्स मतलब, ठीक है, जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता चला जाता है ना, तो हाथ पैर, ठीक है, या पैर की अंगुलियां, हाथ की अंगुलियां जो है उसका एक अपना अपना काम होता है, अपना अलग अलग स्किल वो धीरे धीरे बड़ा होते होते वो सीखता है। तो ये सब क्या है, ये भी एक फिजिकल डेवलपमेंट का ही पार्ट है, समझ में आ गया। तो फिजिकल डेवलपमेंट क्या है, हमारे बॉडी पार्ट्स का डेवलप होना, ठीक है, हमारे बॉडी पार्ट्स का डेवलप होना जिससे कि हम किसी कार्य को कर पाएँ। साथ ही साथ जो हमारे मोटर स्किल्स हैं, हाथ पैर, जिससे हम जो है अलग अलग कार्य कर लेते हैं ना, वो स्किल को सीखते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, मोटर स्किल। जैसे आप मान लिया एक छोटा बच्चा है, एक एग्जांपल में आते हैं हम लोग, यहाँ से आप ज़्यादा आसानी से समझ सकते हैं। जैसे आपके सामने यहाँ पे डायग्राम दिया गया है, ठीक है, इस चित्र में देखिए। तो यहाँ पे डोमेन्स की बात किया गया है, इसे मेजर डोमेन्स में फिजिकल डोमेन यानी फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव का ही ये दोनों पार्ट है, ये सोशल डेवलपमेंट और ये इमोशनल डेवलपमेंट का पार्ट है। तो फिजिकल डेवलपमेंट आप क्या देख पा रहे हैं कि बॉडी ग्रोथ एंड मोटर स्किल, बच्चा जो है धीरे धीरे बड़ा हो गया,
है ना, बॉडी का ग्रोथ होगा। और मोटर स्किल मतलब जब बच्चा धीरे धीरे जो है बड़ा होगा तो उसका हाथ पैर मैच्योर होगा। देखिए वो बच्चा दौड़ने लग गया, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? फिर धीरे धीरे वो बच्चा क्या करेगा, वह लिखना शुरू करेगा, राइटिंग, समझ में आया कि नहीं आया? बोलना शुरू करेगा। क्लियर है बात? तो इस तरह से लिखना, बोलना, दौड़ना, ये सारा कुछ क्या है, ये मोटर स्किल। जब बच्चा मोटर स्किल सीखेगा, ठीक है ना, जब उसका हाथ पैर मैच्योर होगा तो फिर ये सब काम करने लगेगा ऑटोमेटिक, ठीक है। तो ये फिजिकल डेवलपमेंट का पार्ट हुआ। सेकेंड में आते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जब बच्चा का जो दिमाग धीरे धीरे जो है परिपक्व होने लगता है, जब छोटा से बड़ा होने लगता है बच्चा, तो उसका दिमाग जो है धीरे धीरे वह ग्रो करता है। समझ में आया कि नहीं? इससे वह सोचने की शक्ति बढ़ती है धीरे धीरे, है ना, याद करने की शक्ति, सीखने की शक्ति। देखिएगा आप, छोटा एक बच्चा है तो आप जो बोलते हैं उसको कॉपी करना शुरू करता है, फिर वह धीरे धीरे जो है बोलना शुरू कर देता है। जब बच्चा जो है 1.5 से 2 साल 3 साल होने का लगता है तो धीरे धीरे वह सीख, तो क्या करता है, अब जो बोलते हैं उसको वह सीख रहा है, अपने आसपास में जो चीज़ देख रहा है उसको सीख रहा है, तो लर्निंग कर रहा है। अच्छा, उसके पास सोचने का पावर रहता है। अब जब पूछेंगे उस कोई चीज़ उसको, ठीक है, तो आंसर दे पा रहा है, इसका मतलब वह थिंकिंग पावर बढ़ रहा है। तो इस तरह से क्या है, थिंकिंग, लर्निंग का पावर बढ़ना, ठीक है ना। ये सब क्या है, ये कुछ नहीं बल्कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। ये किसका उदाहरण है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट क्या है? तो सोशल डेवलपमेंट जो है बच्चा जो है धीरे धीरे अपने दोस्त यानी पीयर ग्रुप्स के साथ, उससे पहले अपने माँ बाप के साथ, परिवार के अन्य मेंबर के साथ जो है धीरे धीरे वह बात करना शुरू करता है, ठीक है, आपस में जो है इंटरेक्ट करता है। क्लियर है कि नहीं? तो आपस में बात कर पा रहा है, इंटरेक्ट कर पा रहा है, अपने बातों को शेयर कर पा रहा है, इसका मतलब जो है धीरे धीरे जो है वह सोशलाइजेशन की ओर बढ़ रहा है, ठीक है, यानी कि बॉडी में या उस बच्चे में जो है सोशल डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। तो ये पार्ट हुआ कि इसका सोशल डेवलपमेंट का। और इस तरह से नेक्स्ट एक आ जाता है हमारा क्या है, इमोशनल डेवलपमेंट, यानी भावात्मक परिवर्तन आपको देखने को, भावात्मक विकास आपको देखने को मिलेगा। अब ये है क्या, भावात्मक विकास कहने का सीधा सीधा मतलब ये हो जाता है कि बच्चे में जो है इमोशंस में परिवर्तन आएगा, ठीक है, फीलिंग, वो सेल्फ कंट्रोल कर पाता है, या फीलिंग्स की वजह से जो है धीरे धीरे देखेंगे बच्चे जो है कभी काफ़ी हंसेगा, या कभी जो है बच्चे को डांट दोगे तो अब रोने शुरू कर देगा। तो इस चीज़ों को वो समझने पाता है, ठीक है। रिएक्शन जो जैसे आप उसके साथ बिहेव करेंगे उसी प्रकार से वह भी अपने आप को जो है वह रिएक्ट करता है, ठीक है। क्यों? ड्यू टू इमोशंस, ठीक है, इमोशंस के वजह से जो है उस प्रकार से वह रिएक्ट कर पाता है। तो ये क्या है, इमोशनल डेवलपमेंट। तो इस तरह से आपने देखा कि डेवलपमेंट किसी भी बच्चे में या किसी भी व्यक्ति में जो डेवलपमेंट है, इसके मुख्य रूप से 4 मेजर डोमेन होते हैं, ठीक है। और जब ये किसी भी व्यक्ति में जो है या किसी भी बच्चे में जब भी डेवलपमेंट हो रहा है तो हम कहेंगे हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। जब भी बात हम लोग किसका करेंगे, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट का, ठीक है ना। जब संपूर्ण विकास की बात करेंगे तो उसमें ये चारों प्रकार का डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। चलिए अब जो है, चूंकि हमने बात किया अभी भी कि टोटल हमारे पास कितने 4 प्रकार के डेवलपमेंट है, डोमेन है ना, डेवलपमेंट के, है ना। तो अब इनमें से पहला पार्ट क्या था, फिजिकल डेवलपमेंट, जो हमने अभी अभी आपको बताया है। अब इसी में एक बात हमने क्या देखा, मोटर स्किल के बारे में, ठीक है। बॉडी ग्रोथ तो आपको समझ में आ गया, हाइट में परिवर्तन, वेट में परिवर्तन, वजन में परिवर्तन, ये सब आपने देख लिया। सॉरी, साइज में, बॉडी साइज में परिवर्तन देख लिया। लेकिन ये मोटर स्किल के बारे में जो है थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो मोटर स्किल, इसको हिंदी में बोलते हैं गतिक कौशल। तो इसके 2 भाग होते हैं या 2 पार्ट में हम इसको बांटते हैं, ठीक है। पहला है ग्रॉस मोटर स्किल, है ना। अब ग्रॉस मोटर स्किल में क्या, या फिर उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्थूल गतिक कौशल, है ना। तो स्थूल गतिक कौशल के अंतर्गत जो है कौन से बॉडी पार्ट आएंगे, कहने का मतलब मान लिया कि हमारा पैर है, समझ में आया कि नहीं है, ठीक है, या हमारा हाथ है, ठीक है, या बाँह कह सकते हैं आप इसमें, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये जो है हमारा ग्रॉस मोटर स्किल का पार्ट है, यानी कि स्थूल, स्थूल का मतलब होता है बड़ा, शरीर के जो बड़े अंग हैं, है ना, समझ में आया कि नहीं है, जिससे हम किसी कार्य को कर पाते हैं, जिसके मदद से, जैसे चल पाते हैं, किसी को खींच पाते हैं, कोई चीज़ को पकड़ पाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ग्रॉस मोटर स्किल का पार्ट हो गया, ठीक है, जिसमें कि कौन कौन से कौशल आएंगे, जैसे मान लिया आप वॉकिंग सीख गए, रनिंग सीख गए, है ना, कैच करना सीख गए, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये सब क्या है, ग्रॉस मोटर स्किल हो गया, ठीक है। दूसरा है
फाइन मोटर स्किल, फाइन का मतलब होता है सूक्ष्म या बहुत छोटा, तो ऐसा कौशल जो बिल्कुल सूक्ष्म कौशल है उसको सीखने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। समझ में आया कि नहीं है? और ये फाइन मोटर स्किल जो है जब धीरे धीरे व्यक्ति बड़ा होने लगता है तब जाकर सीख पाता है। थोड़ा सा छोटा जब बच्चा जो है मान लीजिए 3-4 साल का हो जाएगा तो फिर ये फाइन मोटर स्किल सीख पाएगा। अब फाइन मोटर स्किल का मतलब क्या है कि जिसमें हमारे बॉडी के जो है बड़े मसल्स ने, बॉडी के जो है छोटे छोटे जो पार्ट के मसल्स हो जाते हैं, जैसे मान लिया पैर की अंगुलियां हो गया, हाथ की अंगुलियां हो गया, समझ में आए कि नहीं, आँख हो गया, तो उसकी मदद से जो है आप चीज़ों को वर्क कर पा रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लिया राइटिंग, आप राइटिंग तभी कर पाएंगे जब आपका आँख मैच्योर है, आपका हाथ की अंगुलियां जो है अच्छे मतलब हाथ की अंगुली के साथ जो है आप कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेशन करना सीख गए हैं, है ना, दिमाग के साथ। ठीक है, तो सारी चीज़ को जब आप कोऑर्डिनेट करना सीख गए, ठीक है, आपकी अंगुलियों में पकड़ है, आपको कैसे लिखना है, कैसे पकड़ना है, सारा कुछ आपको आइडिया आ गया, इसका मतलब आपको जो है राइटिंग स्किल, है ना, आपने सीख लिया है, या फिर आप आराम से सीख पाएंगे, ड्राइंग कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने फाइन मोटर स्किल सीख लिया है ये। ठीक है, अब आप सीखने के काबिल है, कहने का मतलब क्लियर है, समझ में आ गया? तो फाइन मोटर स्किल में क्या होगा, छोटे छोटे चीज़ें जैसे चित्र बनाना, लिखना, है ना, ये सब आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो इस तरह से हमने देखा कि मोटर स्किल को दो भाग में हमने बांटा, पहला ग्रॉस मोटर स्किल और दूसरा है फाइन मोटर स्किल। एग्जाम्पल में हमने आपको दे दिया है, इस चीज़ को रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट आगे है सेकेंड पार्ट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो हमने अभी क्या क्या बताया था, 4 मेजर रोल में क्या बताया था मैंने आपको। ठीक है, तो यहाँ पर एक था आपका फिजिकल, है ना, फिजिकल डेवलपमेंट, फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट। शॉर्ट में हमने लिखा है P फॉर फिजिकल डेवलपमेंट, C फॉर कॉग्निटिव, S फॉर सोशल, E फॉर इमोशनल। ठीक है, ये 4 प्रकार के डेवलपमेंट। तो फिजिकल हमने देख लिया, अब आते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जैसा मैंने शुरू में ही कहा है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जब भी आएगा तो आपके दिमाग में रखना चाहिए कि दिमाग से होने वाली चीज़ें, है ना, दिमाग यूज करके जो है आप जो भी कार्य कर पा रहे हैं, तो वो इसका मतलब समझिए वो क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास। अब इसमें क्या होगा, जैसे सोचना, कोई चीज़ को याद करना, है ना, रीजनिंग वाला काम हो गया, है ना, मेमोरी का याद करके कोई चीज़ को बोलना, है ना, या दिमाग लगाना, ये सारा कुछ क्या है, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट का पार्ट है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या क्या आएगा, कोई चीज़ को सोचना, रीजनिंग वाला काम करना, तर्क शक्ति वाला काम करना, स्मृति मतलब याद करना, या फिर दिमाग लगाना, इंटेलिजेंस, तो ये सब क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का पार्ट है। और ये भी समय के साथ जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी धीरे धीरे बढ़ता है। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते एक छोटा सा बच्चा से कि वह हर चीज़ जान ले, है ना, एक क्लास 1 का बच्चा है और क्लास 9, 10 या 11, 12 का मैथ या साइंस के बारे में जानना शुरू करता है, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि उस समय उसका बॉडी जो है डेवलप नहीं होता, कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हो पाता है उतना। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तीसरे नंबर पे क्या है, सोशल डेवलपमेंट के बारे में, यानी कि सामाजिक विकास। सामाजिक विकास कहने का मतलब है बच्चा धीरे धीरे जो है समाज के लोगों के साथ जो है एक तरह से अपने बातों को शेयर कर पाता है, समाज के लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है। ठीक है, वह बात करने सीखता है, बातों को शेयर करने सीखता है, तो इस तरह से हम कहेंगे कि वह सोशल डेवलपमेंट सीख रहा है बच्चे को। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से मुख्य बात है जो आपको याद रखना है, जैसे इंटरेक्शन, इंटरेक्शन मतलब सामाजिक व्यवहार करना, समाज के साथ लोगों के साथ आपस में तालमेल बैठाना, बातें करना, कॉपरेशन सहयोग करना, समझ में आया कि नहीं है? तो ये सब जो है क्या है, सोशल डेवलपमेंट का पार्ट हो गया। आगे है इमोशनल डेवलपमेंट। तीसरा में क्या है, इमोशनल डेवलपमेंट है। क्या इमोशनल डेवलपमेंट, तो भावनात्मक विकास, है ना, जिसमें व्यक्ति की जो है भावना में परिवर्तन आएगा, इमोशंस में परिवर्तन आएगा। जैसे सिचुएशन के साथ जो है अपने आप को भावनात्मक रूप से जो है कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल करने की शक्ति उसमें आएगी। ठीक है जैसे आप देखेंगे सिचुएशन के साथ आपको गुस्सा आने लगेगा या आपको प्लेजर आएगी, मतलब आपको खुशी महसूस होगा, तो ये क्या है, ये भावनात्मक गुण है। तो भावनाओं को समझना और नियंत्रित करना, ये क्या है, इमोशनल डेवलपमेंट का उदाहरण हो गया। क्लियर है? तो बढ़ते हैं आगे। है जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका सिलेबस में डिस्क्राइब किया गया है, वह क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। आगे इसमें क्या कर रहा है
कि विकास के जो सिद्धांत हैं उसको एक एक करके हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से सिद्धांत हैं। अब इसको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, पहले आपको जो दिया गया है उसको एक एक करके जो हम समझा रहे हैं इसको समझते चलिए, और फिर हम लास्ट में इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे, ठीक है, फ्लो चार्ट के माध्यम से। तो पहला है कि सिद्धांत मतलब डेवलपमेंट जो होता है एक सिद्धांत पर कार्य करता है ना। और ये अलग अलग सिद्धांत जो है साइकोलॉजिस्ट ने जो है दिया है अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के द्वारा। तो इस सिद्धांत को हमें समझना है कि कौन कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है। तो पहला सिद्धांत या पहला प्रिंसिपल क्या है कि डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस, मतलब डेवलपमेंट जो है हमेशा होता है ना, लाइफ टाइम चलने वाली प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस है। यानी कि डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट स्टार्ट फ्रॉम कंसेप्शन टू डेथ। अर्थात कहने का मतलब है कि विकास जो है लगातार चलते रहती है, और यह कंसेप्शन से गर्भावस्था से शुरू होकर के जो है डेथ तक, जब तक व्यक्ति मर नहीं जाता है तब तक जो है उसके शरीर में कुछ ना कुछ विकास होता रहता है। तो ये पहला पार्ट था। सेकेंड में आते हैं, हिंदी में भी लिखा हुआ है, जिस भाई को या बंदों को दिक्कत होगा आप जो है वह हिंदी में भी जो है उसको रीड कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे डेवलपमेंट इज ग्रेजुअल, ठीक है। डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट इज ग्रेजुअल, अर्थात ये कह रहा है कि डेवलपमेंट ऑकर स्लोली एंड स्टेप बाय स्टेप नॉट सडनली। विकास जो है वह धीरे धीरे होता है ना। अब कभी बहुत बार ऐसा लगता है अगर आप कोई बच्चे को देखोगे तो डेली अगर आप उसके साथ रह रहे हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि बच्चा धीरे धीरे बढ़ रहा है और उसके साथ परिवर्तन भी आ रहा है। लेकिन अगर 1-2 महीना 3 महीना 4 महीना के बाद सीधे देखते हो तो लगता है कि बच्चा इतना बड़ा हो गया है, या फिर उसके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ गए। तो बच्चों में जो है एकाएक जो 1 दिन या 2 दिन में आपको परिवर्तन दिखाई नहीं देगा, लेकिन स्लोली धीरे धीरे जो है बच्चों में जो है डेवलपमेंट यानी जो विकास होता है वह होता है। और यह एक स्टेप बाय स्टेप होता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं ना कि मतलब इसके बाद बच्चों में कौन सी विकास होगी ऐसा हम लोग प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टेप बाय स्टेप होता है, अचानक नहीं होता। इसी को कहा गया है कि विकास धीरे धीरे और क्रमिक रूप से होता है, मतलब सीक्वेंस में होता है, मतलब किसके बाद कौन सा विकास होगा ये सभी को पता होता है, ठीक है, अचानक नहीं होता है। अच्छा, यहाँ पे सभी को पता होता है कहने का मतलब क्या, हम ये बोल सकते हैं कि मान लिया एक छोटा बच्चा है, तो एक छोटा बच्चा है, हम लोग ये कह ही सकते हैं कि मान लिया जन्म के बाद जो है 1 से 2 महीने है ना, 1 से 2 महीने के अंदर अंदर जो है धीरे धीरे वो सबसे पहला जो है अपने गर्दन को क्या करेगा, वह गर्दन को टिकाने के लिए सीखेगा। समझ में आया कि नहीं है। इसके बाद क्या होगा, वह पलटना सीखेगा। फिर धीरे धीरे आप कहेंगे जब बच्चा थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो वह फिर बैठना सीखेगा, बैठने के बाद खड़ा होना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा। यही तो एक सीक्वेंस है ना, यही एक हम लोग क्या बोल सकते हैं, सीक्वेंस है। और इसी को हम लोग बोलते हैं कि डेवलपमेंट जो है वह स्टेप बाय स्टेप होगा और सीक्वेंस में होगा। सीधा सा बात है, अचानक कोई भी जो है डेवलपमेंट आपको देखने को नहीं मिलता है। क्लियर हो गया। चूँकि आपके पास फ्लो चार्ट आ चुकी है तो एक फ्लो चार्ट के माध्यम से आप आसानी से चीज़ों को समझ सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक नज़र जो है सीधे सीधे आते हैं फ्लो चार्ट में, ठीक है। तो हमारा ये डेवलपमेंट है, और डेवलपमेंट के जो आपको दिखाई दे रहे हैं चारों ओर, ठीक है, ये क्या है, उसके प्रिंसिपल है, सिद्धांत है। तो पहला अभी सिद्धांत हमने देखा क्या है, कंटिन्यूअस, यानी डेवलपमेंट जो है वह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरा सिक्वेंशियल, हमने तुरंत बताया है कि क्या होता है, सीक्वेंस में चलता है, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, ऐसे, ठीक है। फिर हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट जो है वह डिपेंड करता है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट पर। समझ में आया कि नहीं है, मतलब हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों पर जो है इसका प्रभाव रहता है। तीसरा है यहाँ पे नेक्स्ट, यानी कि पहला यहाँ पे मान लिए, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। चौथा में क्या दिखाई दे रहा है आपको, जनरल टू स्पेसिफिक, मतलब विकास जो है वह साधारण से लेके जो है ये खास, यानी कि पहले व्यक्ति कोई भी बच्चा जो एक साधारण चीज़ सीखता है उसके बाद स्पेसिफिक कार्य को करना शुरू करता है। अर्थात जनरल चीज़ जो हर व्यक्ति में, हर बच्चों में आपको देखने को मिलेगा, और स्पेसिफिक गुण जो है, कुछ स्पेसिफिक विकास जो हर व्यक्ति में एक जैसा नहीं होता, कम ज़्यादा होता है। तो इस तरह से जो है डेवलपमेंट क्या है, जनरल टू स्पेसिफिक। पहले बस नाम समझिए, बाकी सारा चीज़ का व्याख्या हम लोग आगे एक एक करके देखेंगे। फिर है आगे डेवलपमेंट कैसा होता है ना, ये सिफेलोकोडल होता है। तो एक एक करके हम एक ही साथ सारे चीज़ को डिस्क्राइब करेंगे, बस अभी नाम केवल देख लीजिए, नहीं तो फिर वीडियो काफ़ी लंबा चला जाएगा। तो नेक्स्ट क्या है, सिफेलोकोडल है। फिर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है, यानी कि
बच्चों में जो विकास होता है उसमें क्या आएगा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आएंगे, यानी प्रत्येक बच्चों में कुछ ना कुछ डिफरेंस तो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इंडिविजुअल डिफरेंस ये 2 बार लिखा गया है। फिर है मैच्योरिटी एंड रेडीनेस। डेवलपमेंट जो है वह क्या करता है, बच्चे को जो है मैच्योर करता है। जैसे जैसे बच्चा डेवलप होता है वह मैच्योर होता है और फिर लर्निंग के लिए रेडी हो जाता है। ठीक है, और लर्निंग फॉलोज डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट के बाद लर्निंग होती है, ना कि लर्निंग के बाद डेवलपमेंट। फिर है डेवलपमेंट जो है वह इंटरकनेक्टेड होता है किसके साथ, लर्निंग के साथ। तो ये कुछ है ना, इसको हम लोग जो है वैसे प्रिंसिपल्स के अंतर्गत नहीं भी रखेंगे, तो ये कुछ जो है वो आपके क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, अब इसको जो है विस्तार से आते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट आपके सामने है डेवलपमेंट फॉलोज अ पैटर्न, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, डेवलपमेंट फॉलोज अ पैटर्न, डेवलपमेंट पैटर्न को फॉलो करता है। ठीक है, एंड अब यहाँ पे डेवलपमेंट फॉलो अ डेफिनिट एंड प्रेडिक्टेबल पैटर्न, अर्थात डेवलपमेंट जो है एक पैटर्न को फॉलो करता है ना, और ये पैटर्न कैसा होता है, प्रेडिक्टेबल होता है, अर्थात हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, पहले से अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ इसके बाद कौन सा विकास होगा। जैसे थोड़ा देर पहले मैंने बताया था, आप ये बोल सकते हैं कि बच्चा जो है सबसे पहले सर को टिकाना सीखेगा, है ना, सर टिकाने का मतलब समझ में आ रहा है। जैसे गर्दन को जो है बच्चा शुरू जब एक छोटा बच्चा जन्म लेने के बाद वह जैसे रखोगे उधर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 2-3 महीना 4-5 महीना के बाद बच्चा जो है वह जब आप उसको पकड़ोगे तो उसका सर जो है अपने आप को गर्दन टिका लेता है। समझ में आया कि नहीं है। फिर बच्चा धीरे धीरे बैठना शुरू करेगा, है ना, फिर वह 4 पैरों से यानी कि घुटने के बल चलना शुरू करेगा, इस तरह से। तो वह क्या है, एक पैटर्न है जो सभी को पता होता है कि 2-4-5 बच्चे को देखने के बाद आपको पैटर्न पता चल जाएगा कि हाँ इसके बाद क्या होगा। तो इसी को हम बोलते हैं प्रेडिक्टेबल पैटर्न। ठीक है, यानी कि आप पूर्व अनुमान कर सकते हैं कि इसके बाद कौन सा डेवलपमेंट हो सकता है। आगे देखिए, डेवलपमेंट इज सीक्वेंशियल, ये सीक्वेंस में होता है। सीक्वेंस मतलब क्रम में, जैसे फर्स्ट के बाद सेकेंड के बाद थर्ड, मतलब आप बोल सकते हैं कि कौन सा डेवलपमेंट पहले होगा कौन सा उसके बाद होगा, उसको बोलते हैं सीक्वेंस। ठीक है, यानी क्रम के अनुसार। आगे है डेवलपमेंट इज फ्रॉम जेनरल टू स्पेसिफिक, यानी कि जनरल डेवलपमेंट से स्पेसिफिक डेवलपमेंट की। जनरल डेवलपमेंट जो नॉर्मली सभी बच्चों में देखा जा सकता है, स्पेसिफिक डेवलपमेंट जो हर बच्चे में आपको कुछ न बहुत आपको अंतर कुछ अंतर देखने को मिलेगा। अब जिसे जनरल डेवलपमेंट आप बोलेंगे कि अधिक सभी बच्चा जो है वह जन्म लेने के बाद कुछ दिन के बाद जो है उसका गर्दन वह टिकाता है, वो घुटनों के बल चलता है, ये सभी के साथ होता है। ठीक है, लेकिन स्पेसिफिक डेवलपमेंट क्या हो गया, अब स्पेसिफिक डेवलपमेंट जो है जैसे थोड़ा सा बच्चा बड़ा हो गया, तो बड़ा होने के बाद देखिएगा हर बच्चा में कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा। ठीक है, समझ में आया। कोई बच्चा मान लिया कि कोई पार्टिकुलर लैंग्वेज सीख गया, कोई दूसरा बच्चा नहीं सीख पाया, हालांकि वह लर्निंग का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा किसी बच्चे में जो आप देखेंगे स्पेसिफिक प्रकार के परिवर्तन आ गए। ठीक है, कोई बिल्कुल नाटा है, कोई थोड़ा सा गोरा है, कोई कुछ भी, है ना, अलग अलग परिवर्तन आपको देखने को मिले। किसी का दिमाग बहुत तेज है, किसी का थोड़ा सा कम है, कोई मंद बुद्धि है। तो ये क्या है, एक प्रकार का स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में हम कह सकते हैं कि उसके पास जो है डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, तो ये जनरल टू स्पेसिफिक की ओर आएगा, है ना, यानी कि पहले बच्चा समान क्रियाएं करता है फिर स्पेसिफिक क्रिया करता है। समझ में आ गया। अब उसी प्रकार से बहुत सारे बच्चे जो हैं अलग अलग कार्य, कोई किसी कार्य में माहिर हो जाएगा, कोई खेल में, कोई और किसी कार्य में, कोई गीत में, संगीत में। क्यों, क्योंकि उसके पास एक स्पेसिफिक डेवलपमेंट हो गया है। ठीक है, उस कार्य के लिए वो कर सकता है। समझ में आ गया होगा आपको बात। चलिए आगे है रेट ऑफ डेवलपमेंट। यहाँ पर एक बात आती है रेट ऑफ डेवलपमेंट की, है ना, रेट ऑफ डेवलपमेंट। तो रेट ऑफ डेवलपमेंट वेरीज। ठीक है, यानी कि डेवलपमेंट का जो दर होता है वह अलग अलग होता है, यानी वेरी करता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस उसी को कहा जाता है, यानी प्रत्येक बच्चे में जो है वह डेवलपमेंट का रेट एक जैसा नहीं हो सकता है। कोई बच्चा हो सकता है, अपने अगल बगल में आप देखे होंगे कि कोई बच्चा जो है मान लिया कि जल्दी चलना शुरू कर देगा, या कोई बच्चा जल्दी बोलना शुरू कर देगा, कोई, है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। थोड़ा बहुत कोई 1-2 महीना आगे पीछे चलना शुरू कर देगा, कोई आगे पीछे बोलना शुरू कर देगा, इस तरह से। तो बच्चों में कुछ ना कुछ जो है आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। समझ में आया कि नहीं। कोई बच्चा छोटा है लेकिन उसका हाइट ज़्यादा हो गया, कोई बच्चा बड़ा है ना, समझ में आया, लेकिन उसका हाइट छोटा है। तो ये क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है।
तो इस प्रकार से रेट ऑफ डेवलपमेंट जो है वह वेरीज करता है प्रत्येक बच्चों में, उसी को कहा जाता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। आगे 7 नंबर में क्या है, डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा है कि प्रत्येक चीजों से प्रश्न पूछेगा। और लास्ट में जो है मतलब एक और वीडियो हम लेके आएंगे, जब उसमें प्रैक्टिस कराएंगे तो एक एक क्वेश्चन वहाँ पर जो है हम लोग कोशिश करेंगे हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी लेने का, ठीक है। तो आपको इसी चैनल पर जो है फ्री ऑफ कोर्स आपको जो है प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगी और सारी चीज़ों के पीडीएफ भी जो है फ्री ऑफ कोर्स मिलेगा। बार बार हम इस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं, टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। और बाय द वे अगर टोटल सब्जेक्ट का आपको चाहिए और भी जो सब्जेक्ट्स है तो उसका भी मिल जाएगा आपको नोट्स बिल्कुल नॉमिनल प्राइस में, जैसे 50 से 100 रुपये में। आपको उसके लिए भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि इस सब के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, काफ़ी समय लगता है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत अगर सारे सब्जेक्ट के लिए आपको, बाकी सब्जेक्ट के लिए भी चाहिए, कंप्लीट नोट्स चाहिए, तो थोड़ा बहुत आपको पे करना पड़ सकता है, ठीक है। चलिए अब आगे हम आते हैं 8 नंबर में, डेवलपमेंट इज है ना इंटीग्रेटेड। डेवलपमेंट इंटीग्रेटेड होता है, मतलब आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, ठीक है। मैंने शुरू में बताया था फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट, ये सारा डेवलपमेंट आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। मतलब अगर बच्चा में जो है फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, बच्चा थोड़ा सा क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, मान लिया ये छोटा बच्चा है यहाँ पर, ठीक है, अब धीरे से क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो ये क्या हुआ, फिजिकल डेवलपमेंट हो गया। लेकिन क्या केवल बच्चा में उस समय फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है और बाकी नहीं हो रहा है, एक साथ सारा डेवलपमेंट हो रहा है। बच्चे में जो है आप क्या कह सकते हैं कि बच्चे में फिजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ कॉग्निटिव भी हो रहा है, उसका दिमाग भी ग्रोथ कर रहा है, फिर उसमें इमोशंस भी आ रहा है, यानी कि बच्चे को गुस्सा भी आता है, बच्चे जो है आप जब स्माइल करेंगे बच्चे हंसेगा भी, ठीक है, यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट भी बच्चे में हो रहा है। और सोशल डेवलपमेंट, धीरे धीरे वो चीज़ों को सीख भी रहा है, हो सकता है आपसे जो धीरे धीरे वो बात भी करना सीख रहा होगा, ठीक है, आप जो बोल रहे हैं उसको भी सीख रहा होगा। तो इस तरह से वो क्या है, सोशलाइजेशन भी सीख रहा है, बच्चे में सोशल डेवलपमेंट भी आ रही है, यानी कि ओवरऑल जो है ये सारा चीज़ आपस में एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड होता है, इंटर रिलेटेड होता है। बात समझ में आ गया, इसलिए कहते हैं डेवलपमेंट इज इंटीग्रेटेड, है ना। चलिए आगे नेक्स्ट जो है क्वेश्चन 9th नंबर का जो डेवलपमेंट है उस पर हम लोग आते हैं। तो ये क्या कहता है, देखिए 9 नंबर कहता है कि डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल टू सम एक्सटेंट, मतलब डेवलपमेंट को पूरी तरह से प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, पूरी तरह से प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ हद तक प्रेडिक्ट किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको थोड़ा देर पहले ही उदाहरण दिया था, पूर्वानुमान कर सकते हैं कि कोई भी बच्चे में, है ना, कि इसके बाद कौन सा डेवलपमेंट होगा, उसके बाद क्या होगा। लेकिन जैसे बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, जब बच्चा बड़ा हो जाने के बाद प्रेडिक्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा, समझ में आया कि नहीं है, कि उसमें कौन कौन से विकास परिवर्तन आएंगे। लेकिन कुछ जनरल ऐसे ये है जो आपको प्रेडिक्ट कर सकते, जैसे सभी को पता है ये कि एज जो है बड़े आने के बाद सभी का बाल पकेगा, ये तो तय है, ठीक है। एक एज आने के बाद जैसे 60-65 पार कर गया तो बाल का पकना जो है, दांतों का झड़ना, है ना, शरीर के, है ना, स्किन में झुर्रियाँ आना, ये सब क्या है, एक बुढ़ापे के समय में का आने वाला साइन है। तो ये भी प्रेडिक्ट किया जा सकता है। तो कुछ बुढ़ापे में या छोटे उम्र के बच्चों में, है ना, या बहुत कुछ ऐसे जो है वह एडल्टहुड में भी जो हम लोग कर सकते हैं प्रेडिक्ट, ठीक है। लेकिन प्रत्येक चीज़ को प्रेडिक्ट कर पाना या पूर्वानुमानित कर पाना ये संभव नहीं है, इसीलिए कहा गया है प्रेडिक्ट टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक जो है हम क्या कर सकते हैं, पूर्वानुमान कर सकते हैं। क्लियर हो गया। चलिए तो हिंदी में भी लिखा हुआ है दोस्तों, जिसको अगर कोई बात समझ में नहीं आएगा तो आप हिंदी में लिखा हुआ है, आप यहाँ से क्लियर कर लेंगे। वैसे बता तो हम हिंदी में ही रहे हैं आपको, ठीक है, सॉरी। चलिए डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंजेस, अर्थात डेवलपमेंट में जो है दोनों प्रकार के जो है चेंजेस देखने को मिलते हैं, क्वांटिटेटिव भी और क्वालिटेटिव भी। ये चीज़ मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था, ठीक है, कि क्वांटिटेटिव कहने का मतलब है मात्रात्मक, ठीक है, और मात्रात्मक कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि जिसको नापा तोला जा सकता था, बॉडी में कुछ होने वाले परिवर्तन जैसे वजन का बढ़ना, हाइट का बढ़ना, इसको नाप तोल सकते हैं, ठीक है।
और क्वालिटेटिव कुछ ऐसे परिवर्तन है जिसको एग्जैक्ट नापा तौला नहीं जा सकता है। जैसे मान लिया बुद्धि का कितना ग्रोथ कर रहा है, एग्जैक्ट नहीं नाप सकते है ना, समझ में, मापने का कुछ है पैमाना जरूर है लेकिन एग्जैक्ट नापा नहीं जा सकता है ना, इमोशंस को नापा नहीं जा सकता। ये सब क्या है, ये सब क्वालिटेटिव चेंजेज है। क्लियर हो गया बात। और इस तरह से लास्ट जो है हमारा डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट लीड्स टू मैच्योरिटी एंड रेडीनेस। जब बच्चा में डेवलपमेंट आ जाता है तो वह बच्चा धीरे धीरे मैच्योर हो जाता है और रेडीनेस आ जाती है क्या चीज़ करने के लिए, लर्निंग के लिए, नया नया चीज़ सीखने के लिए। क्लियर हो गया बात। तो इस तरह से टोटल हमने अभी कितने सिद्धांत के बारे में बात करें, 11 प्रिंसिपल्स है ना, 11 प्रिंसिपल का हमने बात किया, 11 प्रिंसिपल्स, 11 सिद्धांत की बात किए। तो इस 11 सिद्धांत को आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आपके सामने आ जाता है नेक्स्ट क्या है, डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, क्या है, डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास की दिशाएं है ना, विकास किस दिशा में होती है, किस प्रकार से विकास होता है। यहाँ जो कि यहाँ सीधा सीधा एक टर्म यूज किया है, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट के जो भी कंसेप्ट हैं सारी चीज़ों को आपको पढ़ना है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने एक एक चीज़ को उठाया है, कोई भी चीज़ छूट ना जाए। ठीक है, तो पहला डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट में क्या है, सेफेलोकोडल प्रिंसिपल है ना। अब सेफेलोकोडल प्रिंसिपल क्या है, सेफेलोकोडल का मतलब क्या होता है, सेफेलोकोडल का मतलब होता है सिर से है ना पैर की ओर। ठीक है, समझ में आ गया। तो सेफेलोकोडल, तो हेड टू टॉय, वैसे टॉय का मतलब पैर की अंगुली से होता है। ठीक है, तो हेड टू टॉय है ना, या हेड टू पैर की ओर जो है क्या है, विकास। तो क्या कहता है कि डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम हेड टू द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी है ना, विकास जो है सिर से है ना पैर तक, यानी पैर की ओर है ना विकास होता है बॉडी का। किसी भी शरीर का विकास जो है नॉर्मली क्या होता है, हेड टू लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी अर्थात टॉय की ओर जो है विकास होता है। अब इसको जो है नॉर्मल भाषा में, अगर नॉर्मल ऐसे हम लोग बोलते हैं तो ऐसे एक एग्जैक्ट आपको समझ में आया है नहीं कि इसका क्या मतलब हुआ, हम ऐसे रट लेते हैं डायरेक्ट, लेकिन इसका मतलब समझते हैं। ठीक है, देखिए इसका क्या मतलब होता है, सीधा सीधा यहाँ पे क्या कहता है, जहाँ सुनिएगा, अ चाइल्ड फर्स्ट गेन्स अ कंट्रोल ओवर हेड, मतलब सबसे पहले एक बच्चा जो होता है वह हेड पर है ना, अपने दिमाग पर जो है वह कंट्रोल करना सीखता है, यानी फिर नॉलेज है ना, दिमाग से ही सारा कुछ, बॉडी को हम लोग कंट्रोल करते हैं। तो आपको पता है, तो बच्चा जो है पहले हेड का विकास होता है, सिर का विकास होता है, मस्तिष्क का विकास होता है, फिर वह चीज़ों को कंट्रोल करना सीखता है, और फिर धीरे धीरे जो है आर्म का, बाहों का विकास होगा, पैर का विकास होगा, अंगुलियों का विकास होगा, इस तरह से होता है। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि हेड से लेकर के है ना बाह का, हाथ का, पैर का, इस तरह से, तो हेड टू लेग की ओर जो है विकास हो रहा है। एग्जाम्पल यहाँ पे बताया गया है, इस एग्जाम्पल से आप आसानी से चीज़ों को समझ सकते हैं बजाय रटने के, आपको रटना नहीं पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल में बेबी कंट्रोल नेक, मतलब बेबी सबसे पहले जो है सिर के बाद क्या होता है, गर्दन, तो गर्दन को पहले वह कंट्रोल करना सीखता है, उसको मतलब एडजस्ट करना सीखता है, उसको सीधा रखना सीखता है, समझ में आया कि नहीं है। फिर वह उसके बाद बैठना सीखता है, समझ में आया कि नहीं है। बैठने के बाद वह घुटनों के बाद चलना शुरू करता है, फिर वह खड़ा होता है, और खड़ा होने के लिए क्या जरूरी है, हमारे पैर जरूरी है ना, तलवा जरूरी है। तो इस तरह से सिर से धीरे धीरे विकास कहाँ की ओर गया, पैर तक गया। तो इस तरह से हम इसको क्या बोल सकते हैं, सेफेलोकोडल। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो सेफेलोकोडल जो प्रिंसिपल है वह हेड टू टॉय की ओर होता है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला नेक्स्ट जो है वह है प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल। दूसरा प्रिंसिपल जो सिद्धांत वह क्या है, प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल। आज हम लोग प्रिंसिपल नहीं देख रहे, प्रिंसिपल के अंतर्गत भी ये आता है। हम लोग अभी देख रहे हैं डायरेक्शन है ना, तो समझ में आया कि नहीं। तो प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल जो है ये क्या बताता है कि नियरर टू फार, मतलब नज़दीक से दूर की ओर जो है विकास होता है। नज़दीक से दूर का क्या मतलब हुआ, तो सीधा सीधा समझिए कि डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम सेंटर टू द बॉडी टू आउटर पार्ट, मतलब बॉडी के सेंटर पार्ट से आउटर पार्ट की ओर जो है शरीर का विकास होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। चाइल्ड मूव्स फ्रॉम आर्म टू द फिंगर, मतलब
बाह से जो है फिंगर की ओर जो है विकास। जैसे यहाँ पे समझिए, पहले पूरा हाथ चलाना सीखता है। पहले तो बच्चा क्या करता है, हाथ चलाना सीखता है, पैर चलाना सीखता है, तब जाकर के अंगुलियों को चलाने सीखता है। हाथ अंगुलियों पर कंट्रोल करता है, पेन पकड़ पाता है ना, पियानो बजा पाएगा, कुछ कर पाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एक तरह से क्या हुआ कि सेंटर से बॉडी के आउटर पार्ट की ओर क्या हो रहा है, उसका विकास हो रहा है। आई होप ये समझ में आया होगा। इसीलिए इसको कहा गया है प्रॉक्सिमो डिस्टल, यानी कि सेंटर से बॉडी के आउटर पार्ट की ओर विकास होता है। क्लियर हो गया बात? चलिए आगे है जनरल टू स्पेसिफिक। क्या है? जनरल टू स्पेसिफिक, अर्थात विकास जो है वो साधारण से खास की ओर, है ना, जनरल टू स्पेसिफिक होता है। ठीक है, इसको यहाँ पे समझिए कि डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम जनरल मूवमेंट टू स्पेसिफिक मूवमेंट। पहले जनरल मूवमेंट होगा जो नॉर्मली सभी में होता है, और उसके बाद कुछ खास प्रकार का मूवमेंट आपको देखने को मिले। जैसे चाइल्ड वेव्स होल हैंड, मतलब पहले बच्चा पूरा हाथ हिलाना सीखता है, बाद में वह लिखना सीखता है। हो सकता है सारे बच्चे लिखना ना सीखें, है ना। बाद में जैसे हाथ हिलाना तो सारे बच्चे करते हैं, समझ में आए कि नहीं है, लेकिन पियानो बजाना सभी के साथ नहीं होगा, फ्लूट बजाना सभी के साथ नहीं होगा, है ना। समझ में आए कि नहीं है? या फिर और भी जो हाथ से होने वाले कार्य करना सभी के साथ नहीं होगा। लेकिन यस, वह एक स्पेसिफिक टास्क है जो कुछ बच्चे सीख पाते हैं, इसीलिए कहा है जनरल से स्पेसिफिक की ओर। तो इस तरह से कहा गया है कि ये जो है डायरेक्शन जो है डेवलपमेंट का किस ओर जा रहा है, जनरल से स्पेसिफिक। क्लियर हो गया? और इस तरह से लास्ट क्या है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, है ना। लास्ट नहीं है, यहाँ पर हमारा डायग्राम भी है, लास्ट में हम जो है ये डायग्राम भी देखेंगे, पहले सब चीज़ को देख लेते हैं। तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, है ना, साधारण से कॉम्प्लेक्स मतलब क्या है, जटिल, है ना, साधारण से जटिल, या विकास साधारण या सरल से जटिल की ओर बढ़ता है डायरेक्शन। समझ में आ गया? उदाहरण, जैसे पहले बच्चा एक शब्द बोलना सीखता है, जैसे पापा, है ना, मम्मी, है ना, माँ, इस तरह से बोलना सीखता है। उसके बाद धीरे दो वर्ड का बोलेगा, दादा, चाचा, नाना, फिर 3 वर्ड वाला, ठीक है। फिर धीरे धीरे फिर वाक्य बनाना सीखेगा। तो क्या हुआ, सिंपल वर्ड सीखा और फिर उससे जटिल। तो इस तरह से बच्चा कोई भी चीज़ को, है ना, क्या करता है, सिंपल से जटिल सीखता है। उसी को हम लोग कहा गया है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स रूप में डेवलपमेंट होता है बच्चों में। ठीक है, या किसी भी व्यक्ति में आप पहले क्या करते हैं, सिंपल चीज़ों को सीखते हैं, उसके बाद ही आप जटिल कार्य को कर पाते हैं। नेक्स्ट है कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट मतलब बच्चा मूर्त से अमूर्त सोच की ओर बढ़ता है। अमूर्त मतलब क्या होगा, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट। कॉन्क्रीट मतलब जो चीज़ आप खास देख पा रहे हैं, आपके सामने है, ठीक है, देख पा रहे हैं, छू पा रहे हैं, उसके बारे में, तो आप उसके बारे में समझ पाएंगे, है ना। अगर आप कोई चीज़ खा रहे हैं तो उसका स्वाद के बारे में समझ पाएंगे, वो कॉन्क्रीट चीज़ हो गया। और ऑब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जो आपके सामने नहीं है ना, जो आप प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं पा रहे हैं उसके बारे में, तो उसके बारे में कैसे जानते हैं, उसके बारे में कुछ अध्ययन करके, है ना, कुछ पढ़ करके, या कुछ दिमाग लगा करके, है ना, उसके बारे में जानकारी लगाना, तो वह क्या है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है। जैसे उदाहरण, मान लिया कि आपको कोई चीज़, कोई बच्चे को जो है आप टॉफ़ी दे दो, 5-10 टॉफ़ी, या कोई चीज़ को बोलो पकड़ के गिनने के लिए, तो वह क्या हुआ, देख देख करके गिन रहा है, अपने सामने पकड़ के गिन रहा है ना, छू के देख रहा है, तो वह क्या है, वह ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट है, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट है। समझ में आया कि नहीं है? ठीक है। और उसके बाद कुछ कैलकुलेशन दे दो, है ना, कुछ जोड़ घटाव प्लस माइनस, या कुछ स्पेसिफिक, है ना, कोई टास्क दे दो, है ना, मैथमेटिकल टास्क, तो क्या है, उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, रीजनिंग का काम आ जाएगा। ठीक है, तो वह क्या हो जाएगा, फिर वह एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो गया। तो इस तरह से बच्चों में विकास जो है, कॉन्क्रीट तो एक छोटा बच्चा कर पाता है, लेकिन ऑब्स्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। क्यों? जैसे जैसे उसमें डेवलपमेंट आएगा तो वो आगे जाके करेगा। इस प्रकार बच्चों में डेवलपमेंट कॉन्क्रीट टू ऑब्स्ट्रैक्ट आता है। बात समझ में आ गया, कॉन्क्रीट डेवलपमेंट टू ऑब्स्ट्रैक्ट डेवलपमेंट। क्लियर हो गया बात? तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो जाता है डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट। अब ये बात हमने अब आपको डिटेल में बताया है, तो इसको बहुत दोबारा रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। डायग्राम भी मैंने दे दिया, अब इससे आसानी से समझ सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट जो है सिफेलोकोडल, यानी कि हेड से टॉय की ओर। देखिए बच्चा हेड से, है ना, सिर से पैर तक उसका विकास हो रहा है। पहले कंट्रोल करना सीख रहा है हेड को, नेक को, और फिर देन लेग हो गया, है ना, टॉय हो गया, इस तरह से।
आगे है सेकेंड प्रॉक्सिमो डिस्टल, नियरर टू फार, हम ऑलरेडी बता चुके हैं, है ना। फिर जनरल टू स्पेसिफिक, जनरल टू स्पेसिफिक मतलब ग्रॉस टू फाइन भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। साधारण से स्पेसिफिक टास्क बच्चा सीखता है, यानी उसके बॉडी में उस तरह का विकास होता है। फिर सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, है ना। फिर आगे है नॉन टू अननोन, मतलब नॉन टू अननोन को आप बोल सकते हैं कॉन्क्रीट टू, है ना, कॉन्क्रीट चीज़ों को सीखना। फिर ऑब्स्ट्रैक्ट, तो नॉन टू अननोन को दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं कॉन्क्रीट टू ऑब्स्ट्रैक्ट। अच्छा, कॉन्क्रीट टू ऑब्स्ट्रैक्ट यहाँ पे दिया हुआ है। तो नॉन टू अननोन में हम क्या बोल सकते हैं, जो चीज़ आप पहले जानते हैं बच्चों को, वो चीज़ जो अपने सामने देख पा रहा है ना, जो चीज़ जो अपने अगल बगल से वो फेमिलियर है वो नॉन हो गया। फिर वह चीज़ों का अननोन, जैसे मान लिया ग्लोब के माध्यम से जो चीज़ नहीं भी देख पा रहा है उसको भी वह जान जाएगा, जानने लगेगा। तो क्या हुआ, अननोन चीज़ें, और नॉन जो अपने अगल बगल में देख पा रहा है। तो बच्चों में विकास जो है पहले क्या होगा, जो चीज़ अपने अगल बगल में पा रहा है उसके बारे में जानेगा, फिर जो अननोन चीज़ें हैं उसके बारे में भी जानेगा। तो ये नॉन टू अननोन हो गया। उसी तरह से सेम कॉन्क्रीट टू ऑब्स्ट्रैक्ट भी उसी प्रकार से है। क्लियर हो गया। इस तरह से आगे हॉल टू पार्ट, है ना, हॉल टू पार्ट, यानी कि पहले विकास जो है बॉडी में जो है हॉल डेवलपमेंट यहाँ पे होगा, तो उसके बाद किसी पार्टिकुलर डेवलपमेंट होगा। पार्टिकुलर मतलब जैसे कुछ स्पेसिफिक टास्क के लिए जो है जरूरी होता है। इस प्रकार से जो है टोटली डेवलपमेंट का पार्ट जो हमने है आपको बताया कि सॉरी, डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, कौन से पैटर्न फॉलो करता है, ये हमने आपको बता दिया है। अब आपका ये कार्य है कि इसको आप अच्छी तरह से रिवाइज करेंगे, ठीक है। पीडीएफ जो है आपको बिल्कुल उपलब्ध करा दिया जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। बस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े, इसको लाइक शेयर बिल्कुल करें, ठीक है। अगर आपको वीडियो लग रहा है कि ठीक है ये काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए हो रही है और ये इतना मेहनत करने के बाद ये सब चीज़ तैयार करके आपके पास लाया जा रहा है, तो प्लीज़ इतना तो बनता ही है कि आप इसको जितना हो सके लाइक शेयर करें और सपोर्ट करिए, ठीक है। सपोर्ट के नाम पे आपको क्या करना है, लाइक शेयर करना है ना, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करने बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है। दोस्तों को भी बताइए। चलिए आगे जो है आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इसी का क्या है, रिलेशन बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग। यही एक, है ना, टॉपिक है जिसमें हमें क्या करना है, डेवलपमेंट और लर्निंग के बीच का रिलेशन समझना है, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला, डेवलपमेंट इज द बेस ऑफ लर्निंग, है ना, यानी कि डेवलपमेंट जो है लर्निंग का बेस है। बिना डेवलपमेंट का लर्निंग हो ही नहीं पाएगा। पहला बात, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छा से याद रखिएगा। तो हमने पहला बात क्या बताया आपको कि डेवलपमेंट क्या है, लर्निंग का बेस है, यानी कि बिना विकास का अधिगम संभव नहीं है। दूसरा है कि लर्निंग, है ना, डिपेंड्स ऑन मैच्योरिटी। क्या बोल रहा है, लर्निंग डिपेंड्स ऑन मैच्योरिटी। लर्निंग तब तक कोई बच्चा नहीं कर पाएगा जब तक वह मेच्योर नहीं होगा, जब तक उसका बॉडी पार्ट मेच्योर नहीं होगा। जैसे मान लिया अगर बच्चा खड़ा ही होने नहीं सिखाया तो क्या उसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो दौड़ना शुरू कर देगा, नहीं, ठीक है। वह साइकिल चलाना शुरू कर देगा, बिल्कुल नहीं, पहले तो वह खड़ा होना सीख जाए, ठीक है। तो जब बच्चा का पैर जो है उस उतना मेच्योर हो जाएगा कि वह खड़ा हो पाए, तब जाकर के आगे सीख पाएगा। तो क्या होगा, लर्निंग डिपेंड करता है मैच्योरिटी पर, और मैच्योरिटी कब आती है, डेवलपमेंट के माध्यम से। समझ में आए कि नहीं है, क्लियर है। आगे है नेक्स्ट थर्ड पार्ट, क्या है, बोथ आर इंटर, क्या है, बोथ आर इंडिपेंडेंट, है ना। बोथ आर इंडिपेंडेंट कहने का मतलब क्या है, लर्निंग और, है ना, लर्निंग और डेवलपमेंट दोनों एक दूसरे से क्या है, इंडिपेंडेंट है ना। एक तो हुआ डेवलपमेंट और दूसरा हो गया लर्निंग, दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है। वैसे इंटर रिलेटेड भी है ना, वो तो हम लोग जानते हैं, इंटर रिलेटेड है। तो यहाँ पे अच्छा सॉरी, इंटर डिपेंडेंट है ना, इंडिपेंडेंट नहीं, सॉरी बाय मिस्टेक ने क्या है, इंटर डिपेंडेंट। अब इंटर डिपेंडेंट का मतलब हो गया एक दूसरे से रिलेटेड, एक दूसरे से कनेक्टेड, ठीक है। आगे मतलब बिना डेवलपमेंट के लर्निंग नहीं हो पाएगी, बिना डेवलपमेंट के लर्निंग नहीं हो पाएगी, समझ में आया क्या। बिना लर्निंग का नेक्स्ट डेवलपमेंट, मतलब पहला डेवलपमेंट तो हो गया, तो आप नेक्स्ट डेवलपमेंट के लिए बॉडी रेडी नहीं होगा। मतलब एक चीज़ आपको समझ में आ गया, सीख गए, अगला चीज़ सीखने के लिए जो है फिर आपके शरीर में वो विकास आना चाहिए, वो डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है मेरी बात। ये चीज़ अगर नहीं समझ रहा तो वैसे समझ सकते हैं। मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, वह खड़ा हो गया, खड़ा होने से दौड़ना सीख गया, ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन दौड़ने के बाद मान लिया कि बच्चा को साइकिल चलाना सीखना है। अब साइकिल चलाने सीखने के लिए क्या होना चाहिए कि आपका
हाथ जो है बैलेंस करने सीखना होगा, है ना। साइकिल को पकड़ने के लिए आपको आना चाहिए, मोटर स्किल आपको आना चाहिए कि कब ब्रेक मारना है, कब क्या करना है, वो सारा स्किल। तो धीरे धीरे जब आप अगला स्किल आप सीख जाओगे, समझ में आए कि नहीं है, तो उस कार्य को कर पाएंगे। अब इसी तरह से आपको और भी अगला कुछ और कार्य करना है, कुछ और कुछ सीखना है, तो उसके लिए फिर क्या होना चाहिए, आपके पास बॉडी उस लाइक आपके बॉडी में मैच्योरिटी आना चाहिए, ठीक है, यानी डेवलप होना चाहिए, तब जाकर अगला कार्य होगा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि डेवलपमेंट के बिना लर्निंग संभव नहीं है, और जब लर्निंग हो जाता है तो फिर अगला डेवलपमेंट के लिए जो है आप रेडी हो जाते हैं। इस तरह से दोनों आपस में क्या है, इंटरडिपेंडेंट है या इंटरकनेक्टेड है। ठीक है बात। चलिए नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि लर्निंग फॉलो डिपेंडेंट। लर्निंग फॉलोज डिपेंडेंट मतलब पहले लर्निंग डिपेंडेंट आता है, मतलब लर्निंग फॉलोज डेवलपमेंट मतलब पहले डेवलपमेंट होता है, उसके बाद लर्निंग होती है। याद रखिएगा, इसका ये मतलब हुआ, यानी अधिगम विकास के बाद आता है। ठीक है, इधर हिंदी में मैंने लिख दिया, इधर इंग्लिश में। ठीक है, आगे है डेवलपमेंट लिमिट्स लर्निंग, यानी कि विकास अधिगम को सीमा तय करता है, यानी कि विकास ही बता पाएगा कि अधिगम कितना हो पाएगा, ना। डेवलपमेंट के हिसाब से आप कितना सीख पाएगा वो डिपेंड करता है कि उसके बॉडी में कितना डेवलपमेंट हो चुका है। ठीक है, आगे है लर्निंग इनहेंस डेवलपमेंट, अर्थात अधिगम विकास को बढ़ावा देता है ना, समझ में आया। तो इस तरह से ये इसके क्या हो गए, एक तरह से कह सकते हैं रिलेशन बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, अच्छा से एक एक चीज़ आपको नोट करके याद कर लेना है। ठीक है, डायग्राम भी आपके सामने, इस डायग्राम से आप अच्छा से समझ सकते हैं कि एक एक चीज़ को। ठीक है, रिलेशन क्या क्या है। तो डेवलपमेंट इज द बेस, पहला पार्ट क्या है कि डेवलपमेंट इज द बेस ऑफ लर्निंग। दूसरा क्या है, लर्निंग डिपेंड्स करता है कहाँ पर, मैच्योरिटी पर। ठीक है, जैसे ग्रोथ एंड, क्लियर है, क्लियर है कि लर्निंग जो है वो डिपेंड करता है मैच्योरिटी पर, मैच्योरिटी डिपेंड करेगा डेवलपमेंट पर। ठीक है, अब एक दूसरे से, इसका मतलब आपस में एक दूसरे से क्या हुआ, इंटरकनेक्टेड है या इंटरडिपेंडेंट है। क्लियर हुआ। लर्निंग जो है फॉलोज करता डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट के बाद क्या आएगा, लर्निंग आएगा, जस्ट अभी मैंने बताया था। क्लियर। और लर्निंग इनहेंस करता है डेवलपमेंट को, मतलब जितना ज़्यादा बच्चा लर्न करता जाएगा उसके शरीर में डेवलपमेंट जो है नया नया प्रकार का आता चला जाएगा। क्लियर हो गया। टॉपिक जो है हमारे पास है वह क्या है, फैक्टर्स, है ना। फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, है ना, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कौन कौन से फैक्टर हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। ठीक है, चलिए तो पहला है मैचुरेशन। पहला क्या है, मैचुरेशन, है ना। मैचुरेशन यानी कि परिपक्वता। जब तक बच्चे में परिपक्वता नहीं आ गई या किसी व्यक्ति में, तब तक जो है वह लर्निंग नहीं कर सकता। ठीक है, तो कोई भी कार्य को करने के लिए क्या होना चाहिए, मेच्योर होना चाहिए। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो जब तक आपका मस्तिष्क मेच्योर नहीं हुआ, आपका शारीरिक रूप से आप मेच्योर नहीं, तब तक किसी कार्य को नहीं कर सकते, पहला बात। दूसरा है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट पर भी डिपेंड करता है ना, जिस प्रकार का इन्वायरमेंट होगा उसी प्रकार से आप अधिगम भी कर पाएंगे, यानी कि अच्छा वातावरण अधिगम को बढ़ावा देता है और खराब वातावरण अधिगम को धीमा कर देता है। कुछ उदाहरण है, जैसे मान लिया अगर अच्छा विद्यालय है तो पढ़ने में बच्चा तेजी से सीख पाएगा, है ना। अच्छे टीचर है, अच्छा विद्यालय है, इस तरह से। तो उस इन्वायरमेंट के हिसाब पर से भी डेवलपमेंट डिपेंड करता है। आगे है एक्सपीरियंस, है ना। अनुभव से कौशल और समझ विकसित होती है। बच्चा करके अगर कोई चीज़ों को सीखेगा, जैसे रटने के बजाय अगर करके कुछ चीज़ों को सिखा रहे हैं, है ना, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, तो बच्चा आराम से सीख पाएगा। ठीक है, यानी कि अधिक अनुभव होगा तो बच्चा बेहतर सीखेगा, है ना। और अनुभव कब मिलेगा, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस चीज़ों को करेगा। तो एक्सपीरियंस से जो है वह क्या होगा, बेहतर तरीके से वह लर्निंग कर पाएगा बच्चा। उदाहरण, बच्चा प्रयोग करके जो है अधिक अच्छे से सीखता है बजाय रटने के। क्लियर हो गया। तो ये क्या था, ये था आपके फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। तो कौन कौन सा फैक्टर है जो लर्निंग को प्रभावित करता है, तो पहला है मैच्योरिटी, है ना। पहला क्या है, मैच्योरिटी है। दूसरा इन्वायरमेंट यानी वातावरण, और तीसरा है एक्सपीरियंस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है कि वाई लर्निंग इज नॉट पॉसिबल विदाउट डेवलपमेंट, मतलब बिना डेवलपमेंट के लर्निंग संभव क्यों नहीं है। तो कौन कौन से कारण है, तो पहला कि नो मसल नो वॉकिंग, कहने का मतलब है अगर बच्चा में जो है मसल का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, मसल का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, जैसे मान लिया वह पैर का मसल का डेवलपमेंट नहीं हुआ है,
तो क्या वो खड़ा हो पाएगा? पहले खड़ा ही नहीं हो पाएगा, और जब खड़ा नहीं हो पाएगा तो चल भी नहीं पाएगा। क्लियर है? और चल नहीं पाएगा तो फिर वो कोई कार्य को कर नहीं पाएगा। जैसे मान लिया कि वह फुटबॉल नहीं खेल सकता, चल नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, ठीक है। तो इस प्रकार से जब वह डेवलपमेंट ही नहीं हुआ है तो फिर वह लर्निंग भी नहीं कर पा रहा है। इस प्रकार से हमने क्या देखा कि बिना डेवलपमेंट का लर्निंग संभव नहीं है। दूसरा है कि अगर उसका ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो बताओ जब बच्चा, एक छोटा बच्चा है, तो वो ब्रेन ही डेवलपमेंट नहीं हुआ है तो क्या वो बोल पाएगा, क्या वो सोच पाएगा? बिल्कुल नहीं। तो बिना डेवलपमेंट का विकास, सॉरी, कोई सीखना संभव ही नहीं है। दूसरा है नो इमोशंस, नो इमोशंस, नो सोशल बिहेवियर। अब बिल्कुल एक छोटा बच्चा है, अब उसको डांट दो तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? अब बिल्कुल छोटा बच्चा है, एक मान लीजिए जन्म लिया हुआ बच्चा है ना, अब उसको डांटो, बोलो, कुछ ही करो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया कि नहीं? क्यों? क्योंकि उसमें अभी कोई इमोशंस नहीं है, और जब इमोशंस नहीं है तो कोई सोशल बिहेवियर उसमें देखने को आपको नहीं मिलेगा, है ना। वो छोटा बच्चा नहीं समझ पाएगा कि नाना, दादा, चाचा, नानी क्या है, या समाज में क्या हो रहा है, उससे कोई फर्क उसको पड़ता नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने क्या देखा कि बिना डेवलपमेंट का, है ना, बिना डेवलपमेंट का लर्निंग संभव नहीं है। अब इस तरह से हमारा चैप्टर का द एंड हो जाता है। ठीक है, तो समरी लेकर के हम आपके सामने, यहाँ पे बिल्कुल सामने आपको दिखाई दे रहा है, आपके पास जो है मैंने समरी भी रख दिया ताकि आप शॉर्ट में चीज़ों को रिकॉल कर पाएँ। ठीक है, तो हम लोग समरी में देख लेते हैं। पहला तो इंट्रोडक्शन हमने देखा कि इंट्रोडक्शन टू द डेवलपमेंट एंड लर्निंग, बिल्कुल अच्छा सा मैंने इसको बताया है, उसको बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है कि डेवलपमेंट क्या है। ये लाइफ टाइम चलने वाली प्रक्रिया है, समझ में आए कि नहीं, जिसमें क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, जिसमें कि ग्रोथ और जो चेंजेज हैं वो क्या है, उसमें ग्रोथ जो है वो क्वांटिटेटिव हो जाएगा और बाकी जो चेंजेज हैं वो क्वालिटेटिव हो जाएगा, जैसे इमोशंस वगैरह। ठीक है, और डेवलपमेंट जो है वह रेडीनेस तैयार करता है किसके लिए? लर्निंग के लिए। और दूसरा है लर्निंग डेवलपमेंट के बाद आता है, समझ में आया कि नहीं आया? और लर्निंग के लिए डेवलपमेंट ज़रूरी है। लर्निंग क्या है? बिहेवियर में परिवर्तन, नॉलेज का, स्किल का एक्वायर करना, यानी कि प्राप्त करना, वह क्या कहलाता है? लर्निंग कहलाता है। और लर्निंग, है ना, एक्सपीरियंस से आपको ज़्यादा आता है। क्लियर हुआ? तो ये चीज़ें जो है और ये आपस में क्या है? इंटरकनेक्टेड है। बिल्कुल शॉर्ट में हम चीज़ों को रिकॉल कर दे रहे हैं। ठीक है, दूसरा है मेजर डोमेन। तो मैंने बताया था कि डेवलपमेंट के 4 मेजर डोमेन है। कौन कौन? फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट में क्या है? फिजिकल डेवलपमेंट को जो है हम लोग 2 प्रकार से बांटे थे। एक तो ग्रॉस डेवलपमेंट, है ना, अच्छा, मोटर फिजिकल डेवलपमेंट में क्या क्या है? मोटर डेवलपमेंट, ठीक है, और दूसरा है बॉडी ग्रोथ। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, पहला है मोटर डेवलपमेंट और दूसरा क्या है? बॉडी ग्रोथ। तो मोटर डेवलपमेंट का 2 भाग में बांटा गया है, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट और फाइन मोटर डेवलपमेंट। ठीक है, और बॉडी ग्रोथ में क्या है? जैसे हाइट हो गया, वेट हो गया, साइज हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, ये दोनों लिया गया है, तो ये जो है फाइन मोटर स्किल का ही पार्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे है रिलेशन बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग। हमने क्या देखा कि डेवलपमेंट और लर्निंग आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होता है। सारा बात हम ऑलरेडी बता चुके हैं, तो हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। ठीक है, फैक्टर्स, कौन कौन सा फैक्टर्स है जो इफेक्ट करता है? तो मैच्योरेशन, एनवायरनमेंट और एक्सपीरियंस। बाकी प्रिंसिपल जो है टोटल 11 प्रिंसिपल मैंने बताए हैं टोटल यहाँ पर। ठीक है, तो अलग अलग बुक्स में जो है ये कम बेसी हो सकता है, लेकिन इतना बताया गया है, आपको अच्छा से कंप्लीट करना है। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा वीडियो, है ना? आपको मेरे हिसाब से मैंने जो है कंप्लीट एफर्ट डाल दिया है ना, आपको बताने के लिए, और एक एक चीज़ जो है डिस्क्राइब किया है। मेरे अनुसार प्रत्येक चीज़ों को मैंने बताया है। उसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि सर कुछ छूट गया, तो आप यूट्यूब पर मैसेज जो है में कमेंट जरूर करें। हर संभव मैं कोशिश करूँगा कि अगली बार जो है आपके जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाए। बाकी अभी तक मैंने लाइक शेयर करने की बात नहीं किया है। अभी अगर अभी तक आपने जो है लाइक शेयर नहीं किया है, तो पहले तो हम कहेंगे कि आप सब्सक्राइब कर लें वीडियो को। ठीक है, और पहले सब्सक्राइब करें नहीं किए हैं तो, और फिर दोस्तों को लाइक शेयर अवश्य करें। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।